आज हम सिर्फ बात करेंगे कि जो ट्विन प्रेगनेंसी है उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नंबर 2, हम ये बात करेंगे कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में कैसे शक हो सकता है किसी पे कि उसको ट्विन प्रेगनेंसी ना हो, और हम उसको डायग्नोस करने के लिए किस स्टेज पर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर एक प्रेगनेंसी की जगह 2 प्रेगनेंसीज़ हैं तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में आपके जो हार्मोन्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल होंगे। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी जहाँ पे अटैच होती है, या प्लेसेंटा जो होता है, या बच्चे की आंवल जो होती है वो बना रही होती है हार्मोन। तो बीटा HCG का लेवल आमतौर पे बहुत ज़्यादा होगा। आप इसको इससे भी ले सकते हैं कि क्योंकि आपकी बॉडी में जो बीटा HCG का लेवल है उसकी वजह से आमतौर पे औरतों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। आमतौर पे वॉमिटिंग जो है 9वें, 8वें, 9वें हफ्ते में ज़्यादा शुरू होती है। उससे पहले यानी कि चौथे, 5वें हफ्ते के अंदर वो ज़रा कम होती है। चौथा हफ्ता तो वही होता है ना कि जब आपने पीरियड्स मिस किए। तो अगर आपको इमीडिएटली पीरियड मिस करने के बाद ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाती है तो हमें शक हो सकता है कि कभी ट्विन प्रेगनेंसी ना हो। इसलिए हम फिर एडवाइस करते हैं कि आप तकरीबन 6 से 7 हफ्ते के दरमियान अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें। अगर आप 6 हफ्ते पे अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आमतौर पर उसमें आपको 2 सैक्स सेपरेटली नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 7 से 8 हफ्ते में करवाते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि उन सेपरेट सैक्स में आपको अलग अलग फीटसेस भी नज़र आ जाएंगे और उनकी हार्ट बीट भी नज़र आ जाएगी। तो आमतौर पे अगर आप 7 से 8 हफ्ते के दरमियान स्कैन करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो बच्चों के बारे में सही पता कि उनकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, वो तो लेटर ऑन ही पता चलता है। लेकिन 7 से 8 हफ्ते के दौरान बच्चे की हार्ट बीट मौजूद होती है तो एटलीस्ट हमें ये पता चल जाता है कि और हम उसकी डेटिंग सही तरह से कर सकते हैं। अच्छा, फिर और जो चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान जिनका हमें ख़ास ख्याल रखना होगा वो क्या होती हैं। ये आप कहेंगी कि ट्विन प्रेगनेंसी, अब हमने डायग्नोस तो कर ली कि ये ट्विन प्रेगनेंसी है, अब आगे हमें क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ट्विन प्रेगनेंसी में आपकी जो रिक्वायरमेंट है फॉलिक एसिड की वो भी बढ़ जाती है। सिंगलटन प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट 600 माइक्रोग्राम्स होती है पर डे, और ये आपको थ्रू आउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी लेना होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले 12 हफ्ते। ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ में फॉलिक एसिड की जो अमाउंट है वो आपको उससे ज़्यादा लेनी होती है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी फॉलिक एसिड के अमाउंट को डबल कर दें। अब आप पूछेंगी कि ग़िज़ा के बारे में क्या करना चाहिए। तो जो ट्विन प्रेगनेंसी है उसमें आपकी जो ग़िज़ा की रिक्वायरमेंट है वो सिंगलटन प्रेगनेंसी से ज़्यादा बढ़ जाती है। एक प्रेगनेंसी में जो हम इंक्रीज कैलोरी इंटेक बताते हैं वो होती है 300 कैलोरीज, लेकिन अगर ये ट्विन प्रेगनेंसी है तो हम कहेंगे कि आप 600 कैलोरीज अपनी डाइट में ऐड कर दें। जो वेट गेन है, अगर हम सिंगलटन प्रेगनेंसी का कहते हैं कि तकरीबन 10 से 12 किलो के करीब होना चाहिए, यानी कि 25 पाउंड के करीब। तो हम ट्विन प्रेगनेंसी में यही वेट गेन कहते हैं कि ये तकरीबन आप 15 किलो तक नॉर्मल कहलाएगा। जबकि अगर वो सिंगलटन प्रेगनेंसी होती तो हम कहते हैं कि ये ज़्यादा वेट गेन है सिंगलटन के लिए, लेकिन ट्विन्स के लिए 15 किलो तक बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान ताकि कम से कम कॉम्प्लिकेशंस हो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में, ट्विन प्रेगनेंसीज़ में ख़ास तौर पे अर्ली पार्ट में ज़्यादा चांस होता है कि मिसकैरेज हो जाएगी। वो इस वजह से कि सेल्स का जब आपस में ब्रेकेज वगैरह होता है तो प्रेगनेंसी सही बन नहीं पाती, और जब वो इम्प्लांट होती है तो वो आमतौर पे मिसकैरी कर जाती है। उसके अलावा जैसे जैसे हम आगे चलते हैं प्रेगनेंसी में तो कॉम्प्लिकेशंस का रेट बढ़ता जाता है। जब हम अगर तो ये
सबसे नॉन हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक, यानी कि बच्चों की ब्लड सप्लाई भी फ़र्क है और बच्चों का जो सेक्स भी फ़र्क है। तो उसमें उन प्रेगनेंसीज़ में भी जो कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमनली और फ्रीक्वेंटली देखी जा सकती हैं वो ये हैं कि प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, बाज़ दफ़ा मिड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि रहम का मुंह जो है वो प्रेगनेंसी होल्ड नहीं कर पाता और खुल जाता है। बाज़ दफ़ा उन लोगों को हमें स्टिच लगाकर उस प्रेगनेंसी को होल्ड करना पड़ता है। फिर एक और कॉम्प्लिकेशन जो वो डेवलप कर सकते हैं वो है एनीमिया। मदर को जो डेवलप हो सकती हैं वो है एनीमिया इन प्रेगनेंसी, यानी कि अगर वो इनफ अमाउंट में आयरन नहीं ले रही तो वो एनीमिया डेवलप कर लेंगी। फिर है कि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि सिंगलटन प्रेगनेंसी के मुकाबले में ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांस है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए। फिर है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का डेवलप होना, हाई ब्लड प्रेशर का डेवलप होना। तो सिंगलटन प्रेगनेंसी के मुकाबले में ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांस है कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। इसीलिए हम बड़ी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करते हैं ट्विन प्रेगनेंसीज़ की। फिर आ जाता है प्री एक्लेम्सिया। तो अगर आप को हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होता है तो ज़्यादा चांस होता है कि आपको ख़ास तौर पे ट्विन्स में ज़्यादा चांस होता है कि आपको प्री एक्लेम्सिया डेवलप हो जाएगा। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि जनरली दोनों तरह के ट्विन्स में होती हैं। फिर अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इस वक्त सरसरी तौर पर कि वो प्रेगनेंसीज़ जिनको जो कि मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक होती हैं, यानी कि वो बेबीज़ जो हैं तो डिफरेंट सेक्स में लेकिन उनकी ब्लड सप्लाई एक है। इन बेबीज़ में, इन प्रेगनेंसीज़ में, इन बच्चों में ज़्यादातर ब्लड सप्लाई के प्रॉब्लम्स बहुत डेवलप हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो प्लेसेंटा जो है वो एक बच्चे को ज़्यादा ब्लड देना शुरू कर देता है और दूसरा बच्चा जो है वो स्टार्व होना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम शुरू हो जाता है, यानी कि एक बच्चे का ब्लड जो है वो दूसरे बच्चे के अंदर जाना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो स्टार्व करना शुरू हो जाता है, यानी कि उसको ग़िज़ा बिल्कुल ही नहीं मिल रही तो उसकी वजह से वो सूखा होना शुरू हो जाता है, जबकि दूसरा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रेगनेंसीज़ भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज़ होती हैं और इनका ख्याल करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बाज़ औक़ात अगर ऐसी चीज़ों का, यानी कि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम का हमें अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो हम ये एडवाइस करते हैं कि फिर उसको लेज़र के ज़रिए उनकी जो यानी कि उनका जो प्लेसेंटा है या जहाँ से उनकी ब्लड सप्लाई आ रही है उस पार्ट को लेज़र के ज़रिए सेपरेट कर दिया जाए। और ये चीज़ें बहुत स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में होती हैं। हर जो प्रेगनेंसी केयर प्रोवाइडर जो है वो ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए ये मैं वो डॉक्टर्स जो कि पेरिफेरी में हैं और वो ट्विन प्रेगनेंसीज़ का या मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ का ख्याल कर रहे हैं, ये मैं उनको भी एडवाइस दूंगी कि वो थोड़ा सा अर्ली स्टेज में ही अपने पेशेंट को जो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं ट्विन्स जो कि ट्विन्स का ख्याल करते हैं या हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो हैं उनको रेफ़र कर दें ताकि वो उन प्रेगनेंसीज़ का सही तरह से ख्याल किया जा सके। उसके अलावा आपने सुना होगा कि बाज़ माएँ आके पूछती हैं कि डॉक्टर साहब ये हमने सुना है कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो तो एक ट्विन जो है वो दूसरे ट्विन को खा लेता है। बहुत अजीब सा सवाल है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे लिटरली ऐसा नहीं होता कि एक ट्विन दूसरे को खा लेता है, बल्कि होता ऐसा है कि एक ट्विन जो है वो बहुत अर्ली स्टेज में ही डेड हो जाता है और जब वो डेड हो जाता है तो उसकी जो बॉडी है उसको जो प्लेसेंटा और वहाँ का ब्लड है और मैटरनल बॉडी जो है वो उसको थोड़ा सा रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो वो अगर बहुत ही अर्ली स्टेज में हुआ है तो वो गायब हो जाएगा
और अगर वो ज़रा लेट स्टेज में यानी कि 12 या 16 या 18 हफ्ते की स्टेज पे हुआ था तो वो फिर बाज़ दफ़ा बहुत ही सूख के एक तरह से पत्ता सा बन के और वो एक साइड पे प्रेगनेंसी के दूसरे ट्विन की प्रेगनेंसी सैक के साथ चिपक जाएगा। बाज़ दफ़ा ये वैनिश हो जाता है यानी कि गायब हो जाता है तो हम इसको वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसको दूसरे ट्विन ने खा लिया, नहीं, बल्कि ये हुआ कि वो फौत हो गया और उसको बॉडी ने रीअब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, अगर वो अभी मौजूद है तो वो फीटस पेपरेशियस बन जाता है यानी कि वो पत्ते की तरह सूखा हो जाता है और सूखा हुआ, लेकिन वो स्टिल जब डिलीवरी होती है तो वो उसके साथ ही डिलीवर हो जाता है। अगर आप ट्विन प्रेगनेंसी कैरी कर रही हैं तो मैं आपको गुड लक कहती हूँ।